दोस्तों 2 नवंबर 2000 आज से 23 सालों पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एस्ट्रोनॉट्स ने सबसे पहली बार कदम रखा और तब से लेके आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं आया है कि स्पेस स्टेशन पे एस्ट्रोनॉट्स मौजूद ना हो। ये एस्ट्रोनॉट्स 6-6 महीने की शिफ्ट्स में काम करते हैं और हर 6 महीने में स्पेस स्टेशन पे एस्ट्रोनॉट्स का नया सेट ऑफ क्रू भेजा जाता है और पुराने सेट ऑफ क्रू को अर्थ पे वापस बुला लिया जाता है। तो आईएसएस पे ऐसी कौन सी साइंटिफिक रिसर्च की जाती है कि पिछले 23 सालों में एक दिन भी स्पेस स्टेशन को खाली नहीं छोड़ा गया है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। किसी भी चीज के पीछे का क्या जानने से पहले हमें उसके पीछे का क्यों जानना काफी जरूरी होता है। तो अगर हमें ये जानना है कि आईएसएस पे कौन सी ऐसी साइंटिफिक रिसर्च होती है, हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आईएसएस पे इन द फर्स्ट प्लेस साइंटिफिक रिसर्च होती ही क्यों है। अर्थ पे भी तो हो सकती है। इनफैक्ट अर्थ पे नासा के 13 रिसर्च सेंटर्स हैं दोस्तों, जिसका सीधा सीधा जवाब है लोकेशन। आईएसएस की लोकेशन है लो अर्थ ऑर्बिट और इसकी यही यूनिक लोकेशन इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट्स एस्ट्रोनॉट्स आईएसएस में रह के माइक्रोग्रेविटी कंडीशंस के अंडर कर सकते हैं वो कहीं और नहीं कर सकते। और आईएसएस को बनाने के पीछे का कारण भी यही था, एक्सपेरिमेंट्स इन माइक्रोग्रेविटी, स्पेस, कॉस्मिक रेडिएशन एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर। आइए अब बात करते हैं कि माइक्रोग्रेविटी और स्पेस में रहकर एस्ट्रोनॉट्स कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स का हम अर्थ पे रह रहे ह्यूमंस को क्या फायदा होता है। आईएसएस पे दोस्तों ह्यूमन रिसर्च, स्पेस साइंस, लाइफ साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, एस्ट्रोनॉमी एंड मेट्रोलॉजी, इन 6 प्राइमरी फील्ड्स में रिसर्च कंडक्ट की जाती है। ह्यूमन रिसर्च में एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये पता लगाया जाता है कि लॉन्ग टर्म स्पेस एक्सपोजर का हमारी ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मसल लॉस किस तरीके से होगा, बोन मास और बोन लॉस किस तरीके से होगा और हमारी बॉडी में प्रेजेंट फ्लूइड्स किस तरीके से रिएक्ट करेंगे या फिर उनकी डेंसिटी किस तरीके से इफेक्ट होगी जब एक ह्यूमन बॉडी को लंबे टाइम तक स्पेस एनवायरनमेंट में एक्सपोज किया जाएगा। इन सभी डेटा से रिसर्चर्स ये जान पाएंगे कि इन फ्यूचर मून और मार्स को कोलोनाइज करना हम ह्यूमंस के लिए पॉसिबल होगा या नहीं होगा, और उन डिस्टेंट प्लैनेट्स तक पहुंचने के लिए जो हम ह्यूमंस को महीनों लंबी स्पेस फ्लाइट्स स्पेस में करनी पड़ेगी, वो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए लॉन्ग टर्म में फीजिबल होगी कि नहीं। दोस्तों रिसर्चर्स को 2006 में ही ये पता लग गया था कि बोन लॉस और मसल लॉस के साथ साथ फ्रैक्चर्स एंड मूवमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स ह्यूमंस को फेस करनी पड़ेगी जब वो 6-6 महीने लंबी स्पेस फ्लाइट्स लेके मार्स को कोलोनाइज करने निकलेंगे। नेक्स्ट फील्ड है दोस्तों स्पेस मेडिसिन की। स्पेस मेडिसिन में रिसर्च होती है ह्यूमन बॉडी के ऊपर मेडिकल ट्रीटमेंट्स की। एनएसबीआरआई, नेशनल स्पेस बायोमेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स ने रिमोटली एस्ट्रोनॉट्स को गाइड किया था माइक्रोग्रेविटी में एडवांस्ड डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड करने में। साथ ही साथ एस्ट्रोनॉट्स को यह भी जानने का मौका मिलता है कि स्पेस की माइक्रोग्रेविटी में हमारी ह्यूमन बॉडी मेडिकल ट्रीटमेंट्स पे किस तरह से रिएक्ट करती है। क्या वो उसी तरीके से हील करेगी जैसी वो अर्थ पे करती आई है, या फिर साइंटिस्ट को कोई नई मेडिसिन इन्वेंट करनी पड़ेगी जो कि ह्यूमन बॉडी को अर्थ के एनवायरनमेंट से अलग स्पेस के एनवायरनमेंट में हील करने में मदद करे। नेक्स्ट फील्ड रिसर्च की है दोस्तों लाइफ साइंसेस। डिस्टेंट फ्यूचर में जब मार्स पे लोग रहने लगेंगे और वहां पे बच्चे पैदा होने लगेंगे तो इस चीज पे रिसर्च की जाती है कि माइक्रोग्रेविटी का हम ह्यूमन इवोल्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा। और दोस्तों जब हम बात करते हैं इवोल्यूशन की तो सिर्फ हम ह्यूमंस ही नहीं आते हैं इस ट्री ऑफ इवोल्यूशन में, प्लांट्स एंड एनिमल्स भी इसी ट्री ऑफ इवोल्यूशन का हिस्सा हैं, तो उनके ऊपर भी ये रिसर्च की जाती है। ह्यूमन इवोल्यूशन में स्पेस की माइक्रोग्रेविटी ह्यूमन सेल्स और टिश्यूज को किस तरह से इफेक्ट करेगी और क्या माइक्रोग्रेविटी के कारण ह्यूमन बॉडी में अनयूजुअल प्रोटीन क्रिस्टल्स बनने लग गए तो फिर ये सारी अनयूजुअल चीजें हमारी ह्यूमन बॉडी पे किस तरह से इफेक्ट डालेगी स्पेस में। क्या मार्स पे पैदा होने वाले बच्चे एकदम अजीबोगरीब दिखने वाले होंगे? नेक्स्ट आते हैं हम फिजिकल साइंसेस की रिसर्च में। दोस्तों फिजिकल साइंसेस का मतलब होता है फिजिकल मटेरियल्स जैसे कि स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, टिन, अलॉय और तमाम मेटल्स का जीरो ग्रेविटी में रिएक्ट करना। अर्थ पे ग्रेविटी के कारण ये मेटल्स किसी भी एक्सटर्नल फोर्स, हीट या बीट पे जिस तरह से रिएक्ट करते हैं उसी तरह से ये मेटल्स ग्रेविटी की एब्सेंस में जब इन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाती है तो तब वो कैसे रिएक्ट करें। और फिजिकल साइंसेस में दोस्तों सिर्फ अकेले मेटल्स ही नहीं आते हैं, सभी फिजिकल नॉन लिविंग मटेरियल्स जैसे कि लिक्विड, मैटर, गैसेस एंड सॉलिड्स, इन सभी का माइक्रोग्रेविटी के कारण इनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है इस पे भी रिसर्च की जाती है। तो दोस्तों ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो आईएसएस पे जो रिसर्च की जाती है वो फोकस्ड होती है लिविंग और नॉन लिविंग चीजों के लॉन्ग टर्म स्पेस और माइक्रोग्रेविटी के एक्सपोजर को स्टडी करने के लिए, ताकि ये पता चले कि फ्यूचर में जब ह्यूमन सिविलाइजेशन मार्स को कोलोनाइज करने की तरफ बढ़ेगी और स्पेस में महीनों महीनों लंबी स्पेस फ्लाइट्स लेंगी तो इन सभी चीजों का हमारे लिविंग और नॉन लिविंग चीजों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और उन इफेक्ट को हम कैसे काउंटर कर सकते हैं। आईएसएस पे हो रही साइंटिफिक रिसर्च का दोस्तों आज भले ही हमें हमारी डे टू डे लाइफ में कोई फायदा देखने को नहीं मिलता है, बट इन द डिस्टेंट फ्यूचर जब लोग मार्स को कोलोनाइज करके वहां पे रह रहे होंगे तब आईएसएस
ISS पे की गई सारी साइंटिफिक रिसर्च उन लोगों के भरपूर काम आएगी। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो देख के मजा आया हो या फिर इससे कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिला हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द क्यूरियस निहाल, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।